नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, आज की डिबेट में हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो मुद्दा व्यथित करने वाला भी है और बहुत दुखद भी है। कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं फिर से बड़ी मात्रा में हो रही हैं। लास्ट ईयर भी हुई थी, लेकिन सरकार उनको जो टूरिस्ट के जो आंकड़े हैं उसके द्वारा छुपाने का प्रयास कर रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है तो पिछले 10 सालों में मोदी जी ने घाटी में एक भी रैली क्यों नहीं की? उनका इतना साहस क्यों नहीं हुआ कि वहां लोगों को संबोधित करके एक रैली कर लेते? ऐसा क्यों है कि जब मोदी जी घाटी में जाते हैं तो पूरी घाटी के अंदर कर्फ्यू लग जाता है और पूरा का पूरा घाटी बंद कर दिया जाता है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता? जब वो खाली बोट में डल लेक में जा रहे होते हैं, हाथ हिला रहे होते हैं, तो मैं सोच रहा था हाथ किसको हिला रहे होंगे वहां पे? वहां तो कोई बंदा है नहीं जिसको उनको वे भी कर पाए उनको, सिवाय इसके कि आर्म फोर्सेस के जो जवान है वहां पर हैं। कल की जो आतंकवादी घटना हुई है उसमें एक कर्नल, एक मेजर, एक डिप्टी एसपी ये शहीद हो गए और साथ में कुछ और हमारे सुरक्षा कर्मचारी बुरी तरह से घायल हुए और वो हॉस्पिटल में हैं। हम उनके लिए कामना करते हैं कि ईश्वर करे कि वो कम से कम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो एक तरफ आतंकवाद की घटनाएं फिर से सर उठा रही हैं और बीच में भी सर उठाए हुए थे, ऐसा नहीं खत्म हो गई थी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे रेटोरिक्स आ रहे हैं कि सबसे पहले कुछ हफ्ते पहले राजनाथ सिंह कश्मीर गए तो कहते हैं कि भारत की सेना कभी भी एलओसी पार कर सकती है। और उस पर मैं चौंका, मैंने कहा ये कैसा वक्तव्य है भाई? ये तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से क्या इंटिमिडेटिंग वक्तव्य है अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के अंदर कि हम बहुत जल्दी एलओसी क्रॉस कर सकते हैं और भारत की जनता को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर ये भी कहा कि आजकल के युद्ध लंबे खिंचते हैं और उनको पता भी है। मैंने एक उसके एपिसोड बनाया था, बहुत पसंद किया गया था उसको। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उस एपिसोड को देखा भी था। राजनाथ सिंह तो चलो एक सिविलियन थे, उन्होंने ये बोला जैसे तैसे करके मोदी जी को खुश करने के लिए, लेकिन पूर्व आर्मी जनरल वीके सिंह तो उनसे भी और आगे निकल गए। उन्होंने मोदी जी को खुश करने का नया तरीका निकाल लिया। उन्होंने कह दिया कि भाई पीओके तो एक दिन देख लेना, सब्र कर लो, एक दिन अपने आप ही हमारे देश में मिल जाएगा। मैंने कहा भाई ये आदमी वास्तव में भारत की सेना का चीफ रह चुका है। भाई मैंने दुनिया के अंदर जो भी मेरी उम्र है, मैंने कभी दुनिया में किसी भी देश को अपने देश का एक टुकड़ा दूसरे को देते नहीं सुना मैंने कभी कि कोई डोनेट कर दे, भाई मेरे से नहीं संभाला जाता, आप ले लो उसको। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलता है दोस्तों कहीं पर? मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा। चाहे भले ही उनके देश के अंदर कितना ही गदर मचा हो, कितनी अनारकी हो, बनाना रिपब्लिक हो जाए, लेकिन कोई देश अपने कोई देश का टुकड़ा दूसरे देश को नहीं सौंप देता। और वीके सिंह कह रहे हैं कि एक दिन पीओके अपने आप ही हमारे साथ आके यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने कहा हद हो गई भाई, हद हो गई। ये तो रेटोरिक्स भी कुछ होते हैं, तो ये सारी सीमाएं पार कर गए हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा एक नक्शा दिखा दूं और उससे पहले जो हमारे खासतौर से मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ करवा देता हूं। कांग्रेस से आज जिगर दोषी साहब हैं। पहले हमारे चैनल के साथ काफी लंबे समय तक विश्लेषक के तौर पर जुड़े रहे, आप कांग्रेस के साथ हैं गुजरात में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जिगर भाई। मीनू जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं उत्तराखंड से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अधीर रोहल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं देवभूमि हिमाचल से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक नक्शा दोस्तों आपको दिखाता हूं, कश्मीर का नक्शा है, इसमें लद्दाख भी है और हमारा कश्मीर का एरिया भी है। ये सारा कश्मीर है। मैं यहाँ पर पहले आपको बता दूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे, कभी आप ये मत समझिएगा कि ये जो एरिया है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये सारे हिस्से हमारे अपने हैं। जो नीला हिस्सा है सारा का सारा देखा जाए तो ये हमारा लद्दाख का एरिया है, और जो येलो है वो क्या कहते हैं अब जम्मू एंड कश्मीर इसको अब कहा जाता है। अगर आप इस नक्शे के अंदर पाएंगे कि एलओसी शब्द एक लिखा हुआ है, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये भारत और वो एरिया, उसके पीछे थोड़ा सा एक येलो स्ट्रिप है और एक बड़ी सी नीली स्ट्रिप है जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान लिखा हुआ है। ये सारा का सारा इस समय पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर है। और जहां एलएसी लिखा हुआ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये भारत और चीन के बीच की सीमा है। और
उसके पीछे जहां अक्साई चीन लिखा हुआ है, ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये इस समय इलीगली चीन के कब्जे में है। पैगोंग लेक जो है उसके ऊपर दोनों के कब्जे हैं। एक और आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया, शार्क्स गैम वैली। यहाँ पर ऊपर ये शार्क्स गैम वैली करीब करीब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की है। इसको पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दान कर दिया था, गिफ्ट दे दिया था ये शार्क्स गैम वैली को। एरिया बता दूं, जो येलो स्ट्रिप जो है, जो पाकिस्तान के पास इस समय है, जो कि एलओसी के पार दिखाई दे रही है, छोटी सी येलो स्ट्रिप है, उसका एरिया है करीब करीब 13,297 किलोमीटर, राउंड फिगर कर लीजिएगा, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और करीब 73,000 स्क्वायर किलोमीटर वो एरिया है जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान भी पीओके के अंडर में। यहाँ पर गिलगिट और स्कर्डू दो मेन टाउन्स हैं। सीपेक का प्रोजेक्ट यहाँ से होके जाता है $60 बिलियन का। तो अगर यहाँ पे हम एलओसी पार करते हैं तो हमारा मुकाबला बेसिकली पाकिस्तान की फोर्सेस से नहीं है, बल्कि चाइनीज फोर्सेस से है, क्योंकि $60 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो किसी भी हालत में इंडिया को सरेंडर नहीं कर सकते। जो अक्साई चीन नहीं दे सकता वो गिलगिट बाल्टिस्तान कहां से देगा। राजनाथ जी कहते हैं कि एमएलओसी कभी पार करोगे, भाई कौन सा हिस्सा लेने के लिए पार करोगे, क्या गिलगिट बाल्टिस्तान भी जाओगे या सिर्फ मुजफ्फरबाद का जो एरिया वहां पर जाओगे। अब चीन जो है वो हमेशा सलामी स्लाइसिंग के द्वारा एक एक इंच आगे बढ़ता रहता है, और यहीं पर मैंने मार्क नहीं किए हैं दो एरियाज और हैं ईस्टर्न लद्दाख के, डेमचौक और डेप्सांग, जो कि चीन ने हमसे हथिया लिए हैं। अब हम वहां पे पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकते। ये 2,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो ऑलरेडी जा चुका है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्लेम किया कि 4,000 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने हमसे हथिया लिया मोदी राज में, लेकिन जो कंफर्म न्यूज है वो ये है कि 2,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे पास से चला गया। और उसकी कंफर्मेशन जो सीडीएस है, कमांड डिफेंस सर्विसेज के चीफ है अनिल चौधरी, उन्होंने की थी कि हाँ अब हम डेमचौक और डेप्सांग के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारी नेगोशिएशन ऑन है। ये हमारे लिए चुनौती है, मतलब चुनौती मतलब जमीन जा चुकी है हमारे पास से, पर एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहते हैं कि चुनौती है, नेगोशिएशन के द्वारा छुड़वाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पहले गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स जो थे वो वापस ले आए थे। तो आतंकवाद का एक चेहरा कश्मीर में जन्म ले रहा है। अच्छी खासी संख्या में हमारे कई ऑफिसर शहीद हो गए। ऊपर से पीओके के ऊपर हमारे मंत्रियों के जो झूठे वादे और रिटोरिक्स हैं वो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें है ना, ये खुलकर लोगों के सामने आनी चाहिए। अल्टीमेटली भारत सरकार करना क्या चाहती है, उनके इरादे क्या है। तो थोड़ी लंबी मैंने पृष्ठभूमि बना दी है। मैं जिगर दोषी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जमीन तो हमने गवा दी, 2,200 स्क्वायर किलोमीटर तो कंफर्म्ड है। 56 इंच की छाती अब स्वीकार कैसे करे कि हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। और भारत अगर अटैक करता है वहां पर तो सामने किससे, वो भी मैंने बता दिया है। अब आपकी मैं इसके ऊपर एक टिप्पणी चाहूंगा कि एक के बाद एक हम अपने जांबाज ऑफिसर्स को खो रहे हैं आतंकवाद हाथ के हाथों, और ऊपर से सरकार है कि चैन की बंसी बजा रही है। उन्हें लगता है कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, उन्हें लगता है मणिपुर में भी कोई समस्या नहीं है, उन्हें कहीं कोई समस्या नजर नहीं आती है। उनके ऊपर तो पुष्प वर्षा हो रही थी कल वहां पर अपना मोदी जी के ऊपर, तो G20 की सफलता के ऊपर। उन्हें ये नहीं पता कि जो शी जिनपिंग के खास मित्र भारत आए नहीं, भारत का हिस्सा लेके बैठे हुए हैं। जिगर दोषी साहब, पूरे परिपक्ष पे आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो शहीद हुए हैं वो सभी जवानों को नमन करता हूं आपके माध्यम से, और जो घायल हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और अपने अपने घरों तक लौट जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। ये इतने जवान जो शहीद होते हैं, पुलवामा भी हमने देखा था, उसके बाद अब जो ये घटना है इसके बीच में भी कई सारी छुटपुट घटनाएं होती रहती है जिसमें हमारे जवान शहीद होते रहते हैं, घायल होते रहते हैं, पर हमेशा एक ही स्टेटमेंट आता है कि हम कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके, उसको हथिया लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ही हास्यास्पद निवेदन है, और थोड़ा सा ऐसा भी निवेदन है जिसको बोलने से पहले मेरे ख्याल से 2-4 बार सोचना चाहिए कि आप कौन से लेवल पर बैठे हैं और किस लेवल से आप ये वक्तव्य दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो सारी संवेदनशीलता है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, और हम ये संवेदनशीलता की आशा रखते हुए अगर कोई भी चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है ये रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं कि संवेदनशीलता के नाम पर हमेशा हमें जीरो ही मिला है। तो हम क्यों आशा रखें ऐसे लोगों से कि वो कभी भी संवेदनशील होकर कोई बात रखेंगे, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे देश में कहीं भी और कोई मामला हो। ऐसी आतंकवादी घटनाएं जो होती है, उसके अलावा एक और घटना जो बिल्कुल चल रही है करोड़ों लोगों के साथ, उसके ऊपर भी मैं आप सबका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। वो ये है कि गरीबी और भूखमरी से जूझने वाले लोग भी एक तरीके से मर रहे हैं। वो भी जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो भी दुख में, तकलीफ में अपनी जीवन बसर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो सब भी पीड़ा में।
तो आज की तारीख में पीड़ा में कौन नहीं है? अगर इस तरीके से सरकार सोचे तो मुझे लगता है सरकार को उस तरीके के अपने वक्तव्य देने चाहिए जो संजीदा हो। ना ही राजनाथ सिंह जी को ऐसा वक्तव्य देना चाहिए कि हम एलओसी बहुत जल्दी हथिया लेंगे, या वीके सिंह साहब ने जो बोला कि खुद ही दे देंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही बचकाने शब्द है, ऐसा शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं उसको बिल्कुल एक अलग तरीके से ये भी सोचता हूँ कि अगर आप लोग हमेशा जब भी इलेक्शन आते हैं तब ये बात करते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पीओके हासिल कर लेंगे, एलओसी क्रॉस कर देंगे, आप एक बार कर क्यों नहीं देते? मुझे ये कभी भी समझ नहीं आता, और एक आम सामान्य भारतीय नागरिक को भी ये कभी समझ नहीं आता कि जब भी इलेक्शन आते हैं तभी आपको पीओके की याद क्यों आती है। आप एक बार धावा बोल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। भारतीय सेना सक्षम है, बहुत जबरदस्त है, वो अपने हिसाब से लड़ेंगे और आगे हम जीत के भी आएंगे। तो एक बार आप ये किस्सा खत्म कर दीजिए, पीओके हासिल कर लीजिए। ऐसे ही अनर्गल जो भाषणबाजी के लिए वो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, या चुनावी पैंतरे आजमाने के लिए, लोगों की जो भावना है उसको भड़काने के लिए, एक वो हमेशा राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं, दूसरा एक जो धार्मिकता का सहारा लेते, और तीसरा ये अपना जो चेहरा हमेशा दिखाते। मुझे लगता है ये तीन चीज आज की तारीख में फेल हो चुकी है। लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति है, पर वो उनकी अपनी राष्ट्रभक्ति है। भाजपा की जो राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर थोपी जा रही है वो हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर हमारे देश, हमारी भारत माता की, हमारे इंडिया की ये राष्ट्रभक्ति है जो हमेशा रहेगी। और जहां तक धर्म की बात है, तो धर्म भी हर एक व्यक्ति अपने मजहब को हर एक तरीके से अपने धर्म और मजहब का पालन कर रहा है, और वो भाजपा के द्वारा थोपे गए हुए धर्म और मजहब का पालन नहीं करना है। ये भी मैं आज की तारीख में बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि लोग बिल्कुल भली-भांति जागृत हो चुके हैं। एक चीज और भी मेरे ज़हन में आती है कि अगर जब भी चाइना का उल्लेख होता है और प्रधानमंत्री जी या पीएमओ की तरफ से ऐसा वक्तव्य आता है कि वहां पे सब कुछ नॉर्मल है, 1 इंच भी जमीन हमारी नहीं ले ली गई है, तो हम 19 मेरे ख्याल से ये जो वार्ता कर चुके हैं, वो किस लेवल की वार्ता कर चुके हैं वो मुझे समझ नहीं आता। अगर आप वहां के ट्रूप से, वहां के कमांडर से, अलग-अलग वहां के जो दल है, उनसे हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने शांति वार्ता के नाम पे या कोई भी नेगोशिएशन के नाम पे जो वार्ता कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आप क्या चाइनीज खाना खाना चाहते हैं, तो आप मेरे ख्याल से चांदनी चौक चले जाइए, वहां ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो ये आप करना क्या चाहते हैं वो समझ नहीं आ रहा। ये सारी बातें इंगित करती है कि सरकार की जो मंशा है या सरकार के मंत्रियों की जो मंशा है वो बिल्कुल अलग है। सेना कुछ अलग सोचती है, पर सेना को उस तरीके से उतना जो जिसे कहते हैं एक बल नहीं मिलता सरकार की तरफ से कि आप ये कर लीजिए। शायद सेना के अंदर ऐसा बल जरूर है कि सेना चाहती हो कि एक बार आप बोल दीजिए पीओके हासिल करना है, हम कर लेंगे, पर सेना को ये करने नहीं दिया जा रहा है। और सिर्फ एक जिसे कहते हैं चुनावी जुमला बनाकर हर एक बात को पेश किया जाता है। सनातन के ऊपर भी पिछले दिनों खूब हो हल्ला चला, हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी राय रखी बिल्कुल बेबाक तरीके से और बिल्कुल धड़ल्ले से। मुझे लगता है ये सारी बातों से बचना चाहिए, और ये सारी बातों से आज का जो आम जन है, आम सामान्य जन है, वो बच रहा है। ये भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। लोगों को समझ आ गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले है, और चुनावी जुमलों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि कल जब हमारे ये 3 जवान शहीद हुए, वो जो खबर आई उनके जो डेड बॉडी और जो कॉफिन में लिपटे हुए थे तिरंगे के अंदर, वो आया, तब वहां पे भाजपा कार्यालय में एक जश्न का माहौल चल रहा था, फूल उड़ रहे थे, और वो देखना भी मुझे नहीं लगता कि वो किसी भारतीय को देखना पसंद आएगा। हम कितनी भी निंदा कर ले उनकी, हम राजनाथ सिंह नहीं है, तो हमें कड़ी निंदा ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। मुझे लगता है अब हमें एक दृढ़ निर्णय लेना होगा कि ऐसी जो सरकार है जो बिल्कुल असंवेदनशील है, जिन्हें लोग मरते हैं, जब पुलवामा अटैक हुआ तब वो मेरे ख्याल से मोदी जी वहां पर कोई शूटिंग कर रहे थे जंगलों में जाकर, कोई डिस्कवरी चैनल की कोई एक शूटिंग होती है वो कर रहे थे, और कल का जो इंसिडेंस हुआ वो भी सबने देखा। मुझे लगता है अब लोगों को ये समझना चाहिए कि कब तक हम लोग ऐसे व्यक्ति और इस तरीके की पार्टी को झेलेंगे जहां पर भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, ये तमाम प्रकार के लोग आकर साफ स्वच्छ हो जाते हैं और केवल धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। राम मंदिर के आवंटन की जो जमीन है वो 2 करोड़ के बदले 18 करोड़ में बेच देते। इस तरीके के लोगों का शासन हमें नहीं चाहिए। वो जिस दिन जनता के दिमाग में आज की तारीख में घुस चुका है और जिस दिन वो वोट में तब्दील होगा, मुझे लगता है ये लोग 37% वोट भी नहीं पाएंगे 2024 में। ये बिल्कुल मैं आश्वस्त होकर मानकर चल रहा हूँ। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं मीनू जैन जी आपके पास आऊंगा।